नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं धीरा राम जी और ये सायला जालोर के रहने वाले हैं। इन्होंने आरपीएससी के प्रतिष्ठित असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे चयन लिया है और एक गरिमा में जो पद है उसको प्राप्त किया है। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं जो नीट जेआरएफ निकालने का सपना देखते हैं, कहीं ना कहीं उनका एकमात्र ध्येय उद्देश्य यही होता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित हों। तो धीरा राम जी ने असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स राजस्थान में जो अभी रिसेंट रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने सफलता अर्जित की है। तो सबसे पहले हम बहुत बधाई देते हैं धीरा राम जी आपको, और आपने जो ये बेहतर उपलब्धि हासिल की है, ये गरिमा में जीवन के लिए जो एक मूल जो है उपलब्धि होनी चाहिए वो मुझे लगता है आपको मिल चुकी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत आपको बधाई, और आप ऐसे ही और आगे बढ़ते रहे, अच्छा करते रहे। आपको कैसा लग रहा है ये जो है सफलता अर्जित करके, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सर बहुत मेहनत से आगे बढ़ना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि हमारी थोड़ी जो यात्रा रही है वो मैं आपको भी बताऊँगा, थोड़ी ऊपर नीचे होती हुई यहाँ तक पहुँची है। बाकी मैं सभी लोगों से कहूँगा कि अगर कंटिन्यू आप मेहनत करते रहें तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। सिर्फ एक ही विद्यार्थी जीवन में एक ही वर्ड है, वो है मेहनत। मेहनत के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ मेहनत से आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने पहले ही कर दी कि कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना पूरा 100% डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क दिखाना है। तो चलिए आज का चूंकि हमारा सफर है वो धीरा राम जी के साथ है, और इनसे हम लोग समझेंगे, सीखेंगे कि सफलता का क्या मंत्र है, और वो मूल मंत्र आप लोग जरूर जरूर फॉलो करिएगा। क्योंकि एक टीचर के रूप में मैं ये जरूर समझता हूँ कि जब एक चयनित एक कैंडिडेट बताता है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और वो हजारों लोगों को जो है कहीं ना कहीं उस सपने को जीवंत बनाता है। तो धीरा राम जी आप बताइए कि आपकी जो है जर्नी कैसे शुरू हुई, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, इसके विषय में आप हमारे व्यूअर से बात करिए। बताइए कि कैसे आपकी जो है एकेडमिक बैकग्राउंड रही और किस तरीके से आपने सफलता, किस तरीके से आपने यात्रा शुरू की। जी सर, सबसे पहले तो मेरा नाम धीराराम है। मैं राजस्थान के जालोर जिले के साइला ब्लॉक का निवासी हूँ। मेरे जो एकेडमिक शुरुआत है वो स्कूलिंग शिक्षा मेरे गाँव से हुई है, और उसके बाद क्लास 6 से लेकर 11 तक पास का एक गाँव है, वहाँ से हुई है। फिर 12th में पिताजी की इच्छा हुई कि बच्चा बाहर जाके पढ़े, तो फिर मेरा एडमिशन कहीं जोधपुर करवा दिया। वहाँ पर सबसे पहले मेरे को इकोनॉमिक्स दी गई। अच्छा। सबसे पहले मेरे पास इकोनॉमिक्स नहीं थी। 11th में दूसरे सब्जेक्ट मेरे पास हिस्ट्री और संस्कृत साहित्य था। वहाँ जाके इकोनॉमिक्स दी संस्कृत साहित्य की जगह। तो पहली बार वहाँ हमने इकोनॉमिक्स का सामना किया। सर ने कहा कि बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, आगे जाके काम आएगी, और बहुत कम लोग ले रहे हैं, आप इसको लीजिए, आगे बहुत अच्छी देने वाली है। तो मैंने कहा सर कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरुजनों की बात हमेशा मानते हैं। जी जी जी। तो हमने ले ली, और वहाँ से फिर ये जर्नी शुरू हुई इकोनॉमिक्स की। फिर 12th हुई, फिर ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में हुई, जालोर कॉलेज से हुई मेरी। फिर जब ग्रेजुएशन में एक वाकया यही आता था, जब हम 2-3 दोस्त थे तो मेरी इकोनॉमिक्स थी, उनकी नहीं थी। अच्छा। तो जब फॉर्म भरने की स्थिति आई तो वो अब वो कंफ्यूजन हो गया कि इकोनॉमिक्स पे टिक करें कि ज्योग्राफी पर करें। अब वहाँ पर लगभग आधे घंटे का डिस्कशन हुआ। तो मैंने कहा भाई मैं तो इकोनॉमिक्स लूंगा ही लूंगा, अब आप देख लो क्या करना है। तो फिर उन दोस्तों ने भी दूसरी सब्जेक्ट होकर इकोनॉमिक्स ले ली। तो फिर हम इकोनॉमिक्स में ग्रुप बन गया हमारा 2-3। फिर जालोर कॉलेज में अच्छे से हमारे प्रोफेसर थे, तो बहुत अच्छे से पढ़ाया। फिर हमने ग्रेजुएशन हुई 2011 में। उसके बाद हमें, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए सबसे पहले, सबकी इच्छा होती है, घर वालों की, परिवार वालों की। तो बीएड में एडमिशन ले लिया, बीएड राजस्थान से हो गई। फिर बीएड होने के बाद अब लगा कि अब कंपटीशन एग्जाम हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बीएड हो गई, हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई। तो फिर वहाँ से हम कंपटीशन एग्जाम में चले गए। बीएड के बाद 2012 बीएड हो गई। उसके बाद जयपुर गए, वहाँ तैयारी की। फिर सेकंड ग्रेड की उस समय हमारे राजस्थान में भर्ती आई हुई थी, आती थी सेकंड ग्रेड टीचर की, उसकी तैयारी में लग गई। बड़ी जी जान से तैयारी की, 1-1.5 साल बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी की, परंतु उसमें हम सफल नहीं हो सके। 10 नंबर से हम सेकंड ग्रेड में रह गए। अच्छा। तो फिर थोड़े से निराश हुए कि इतनी बड़ी तैयारी डेडिकेशन के साथ 1.5 साल की, थोड़ी सी निराशा हुई। तो लगा कि अपने काम बहुत अच्छी पढ़ाई की, उसके बाद भी हो नहीं पाया। फिर बीच में बैठे थे, फिर हमारी एक यहाँ टीचर थे, उन्होंने कहा कि एक बार और मेहनत करके देखो, आप इस बार हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत करीब आ गए हैं, तो हो सकता है अगली में हो जाए। तो उसी दौरान क्या हुआ, जब सेकंड ग्रेड की हम तैयारी कर रहे थे 2012 में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म निकल गए, हमारे को ध्यान रहा नहीं रेगुलर की। तो फिर उसके बाद हमने सुखाड़ा यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फॉर्म भरा, क्योंकि प्राइवेट की डेट उस समय चल रही थी। अच्छा अच्छा। तो वो तो मैंने कहा वो तो कर देते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की प्राइवेट में हमने फॉर्म भर दिया। तो 12, 13 और 14 में मेरी एमए हो गई इकोनॉमिक्स में। और एमए में क्या हुआ कि मैंने परिवेश में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भर दी। थोड़ा ठीक लगती थी मुझे, क्योंकि मेरे को कॉलेज में रही थी मैथमेटिक्स, तो मेरे को अच्छी लगती थी, तो वो भर दी। तो उसमें थोड़ी मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी, क्योंकि मैं सेकंड ईयर की तैयारी में थी, तो एमए का ज्यादा मुझे टाइम मिला नहीं, बहुत कम 10-15 दिन की ही तैयारी में मेरे को वो सब करना पड़ा। फिर एमए 80% के साथ हो गई। अब उसके बाद फिर तैयारी में लगे, फिर धीरे धीरे फर्स्ट ईयर की तैयारी करने लगे, क्योंकि भर्ती आने वाली थी, ऐसी करते हैं कैसी आ जाएगी। तो फिर फर्स्ट ईयर की तैयारी में लगे। फिर फर्स्ट ईयर की तैयारी बहुत अच्छे से जयपुर से करी। जयपुर में एक सर है, उनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, उमेश सर है, जो प्रोफेसर थे आरयू में। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे को उसमें गाइडेंस किया और स्टडी करवाई। तो उनके साथ साथ फिर 16 में हम फर्स्ट ग्रेड बन गए। उसी तैयारी में मैंने उस समय कॉलेज लेक्चर भी आई थी 2014 की भर्ती की थी, तो उसमें भी मैंने फॉर्म भरा हुआ था। तो उसमें तैयारी की नहीं, बस ऐसे एग्जाम दे दिया। तो उसी में भी हो गया, इंटरव्यू कॉल हो गया 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर का। और उसी टाइम 2016 में नेट आ गई, तो नेट का भी फॉर्म भर दिया। और बिना तैयारी, मैंने फर्स्ट ईयर की तैयारी के आधार पर नेट दी है, उसके आधार पर नेट दिया, और नेट में क्वालिफाई हो गया, नेट मेरी हो गई 2016 में। और उधर इंटरव्यू भी हो गया। फिर 17 में ज्वाइनिंग हो गई, उसमें इंटरव्यू हुआ 2017 में, उसमें रिटर्न में इतने नंबर थे नहीं, परंतु इंटरव्यू कॉल हो आरटीसी जाने का मौका मिला और थोड़ा अनुभव लिया। तो यूँ लगा कि अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर कर सकते हैं, क्योंकि इधर जॉब सिक्योरिटी हो गई। फिर ये मन में लगा कि अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर कर सकते हैं। तो फिर 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वापस वैकेंसी आती है। फिर 2020 में हम तैयारी 2 महीने ठीक करते हैं, परंतु कोविड के कारण हमारी छुट्टियां बहुत रहती है, इस वजह से थोड़ी तैयारी नहीं हो पाई। जरूर 2-3 महीने हमने डेडिकेशन से तैयारी की, अच्छे नंबर आए।
क्वालिफिकेशन हो गई, इंटरव्यू कॉल हो गया, परंतु इतने नंबर नहीं थे, कुछ कमी रह गई हमारे में कि हम नहीं तैयारी कर पाए, तो उसमें भी हमारा नहीं हो पाया। फिर 2023 की और भर्ती आ गई, जब वो पूरी होती और वैकेंसी आ गई, फिर जोश आ गया, फिर दोस्तों ने बोला कि तू कर सकता है, तू असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। मैंने कहा इतना बड़ा सिलेबस है, देखते तो किताबें की किताबें हैं, तो नहीं दोस्त कहा कि तू कर सकता है, तू बन सकता है, तेरे में वो एबिलिटीज है, योग्यता है। फिर दोस्त मेरे दो दोस्त और थे जो दूसरे सब्जेक्ट थे, बस उनका नहीं हो पाया, ये थोड़ा दुख है। वो मेरे को साथ लेके गए कि चलो हम अपन तैयारी करते हैं। मैंने कहा चलो, फिर हम गए थोड़ी छुट्टियां 2 महीने के लिए और बढ़िया अच्छी तैयारी डेडिकेशन के साथ आ यानी कि उस बीच में जब 23 में आया तो मेरे को थोड़ा यूं मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ सा लग रहा था कि मैंने कहा ये हो नहीं पाई। तो मैंने यूट्यूब पे देख रहा था, मैंने कहा कहाँ थोड़ी करें, क्या देखें, यूट्यूब पे देखते 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 फिर इकोनॉमिक का दिग्विजय इकोनॉमिक आया मेरे सामने। फिर सर आपका देखते ही मैं कह रहा हूँ कि 5-10 मिनट में आपका जो पढ़ाने की शैली मुझे पसंद आ गई। एक बिल्कुल ही कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं, विद एग्जांपल्स दे रहे हैं। पी की क्यूआई में कोई आया हुआ क्वेश्चन है तो उसको वहां मेंशन कर रहे हैं कि ये चीज वहां आई है, इसका आंसर कैसे देना है वो बता रहे थे। तो मेरे को बहुत ठीक लगा, मैंने कहा ये सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो फिर मैंने आपसे जुड़ा, कंटिन्यू 2 साल तक जुड़ा रहा। मैं हर वीडियो, एक एक वीडियो देखी है मैंने, और यहाँ तक कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की तो पूरी वीडियो सर मैंने आपकी देखी है कि जी बहुत लाजवाब तरीका आपका पढ़ाने का। तो मेरे को वहां से हेल्प मिली। फिर हम जयपुर गए तो क्या सर, हमारे राजस्थान में गाइडे वाइडे तो इकोनॉमिक्स की आती नहीं है, तो सिर्फ बुक्स पे हमने भरोसा रखा। एस एल आहूजा की बुक्स थी, हमने कई बार पढ़ी है सर। जी जी। और बहुत जिंगन की अच्छी। भी लोग, मैंने उसकी बुक से पढ़ी है। तनेजा मायर की जो हमारे यहाँ चलती है वो है। वर्मा की बुकें पढ़ी है, इंडियन इकोनॉमी की मिश्रापुरी की बुक पढ़ी। बहुत अच्छे टॉपिक क्लियर करते गए, आपके वीडियो मिलता गया, टॉपिक क्लियर होते गए, नोट्स बनाते गए, तीनों कंबाइंड काम चलता गया। फिर जैसे ये तीनों काम पूरे हो गए उसके बाद पीवाईक्यू पे चले गए। हाँ। मैं हमेशा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही मिला था। मैंने 2012 से लेके 2023 तक जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें जो इकोनॉमिक्स के आए हैं जी जी। वो सब क्वेश्चन मैंने प्रिंट करवा लिए। मैंने कहा यही देखने हैं। सही तरीका है। फिर नेट के क्वेश्चन तो मैंने 2000 से लगभग 2023 तक सभी निकाल लिए, सभी की प्रैक्टिस मैंने शुरू कर दी। तो इन कॉम्बिनेशनों के साथ मैं चला और इस एग्जाम दिया। और एग्जाम देके यूं बाहर आए तो फीलिंग हो रही थी कि एग्जाम अच्छा गया है इस बार। और फिर रिजल्ट आया तो ठीक आया। फिर इंटरव्यू कॉल हो गया। अभी इंटरव्यू कॉल की जाने की तैयारी, क्योंकि तीसरी बार मैं इंटरव्यू दे रहा था। मैंने 2014 का भी इंटरव्यू दिया, 2020 का भी दिया और 2023 का आप देने जा रहे थे। तो थोड़ा वहां डर तो नहीं था, क्योंकि 2 इंटरव्यू दे के आए थे तो ठीक है, माहौल कैसा था वो पता लग गया था, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऐसा थोड़ा सा, मतलब कि भाई क्या क्वेश्चन जो पूछेंगे आइडिया पहले हो एक्सपेक्टेशन गया था। था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक्सपेक्टेशन था कि क्या चीजें हैं उसकी। फिर इंटरव्यू की तैयारी की, तो इंटरव्यू में भी आपने जो बीच में चलाया था कार्यक्रम एक इंटरव्यू के लिए हाँ असिस्टेंट इंटरव्यू का। प्रोफेसर, उसमें भी मैं जुड़ा। तो अच्छा फिर अच्छा। आपने जो 5-6 पॉइंट दिए थे, बोर्ड पे लिखाए थे मेरे को, हम्म। अभी भी याद है कि वो 5 पॉइंट मैंने पकड़ लिए कि एक तो कंसेप्ट कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, एक ड्रेस कोड को लेके हैं, हाँ एक सब। बोलने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। तो मैंने उसी पे ही काम शुरू कर दिया। फिर इंटरव्यू की अच्छी तैयारी की, फिर इंटरव्यू देने गए। फिर आरपीएससी पहुंचे तो सर का बोर्ड आया, श्रीमान कर्नल केसरी सिंह जी राठौर साहब। ठीक है। और बहुत अच्छा माहौल था। 2 पैनल बैठे थे, एक मैडम थी और एक सर थे। और केसरी सिंह जी सर बीच में बैठे थे। बहुत फ्रेंडली माहौल। जाते ही पूछा सर कैसे हो, आप कैसे हो। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक हूँ मैं। फिर उनको पैनल को दे दिया। फिर मैडम ने क्वेश्चन पूछे। बस वहाँ क्वेश्चन है कि वहाँ इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ ऐसे फिक्स क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सीधी कहते हैं कि इस थ्योरी को राजस्थान में लागू करो, ये अगर राजस्थान में कर दिया जाए तो कैसा राजस्थान की इकोनॉमी के लिए रहेगा। इस अच्छा तरीके से अच्छा क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझे इम्प्लीमेंटेशन पूछे पूछे। गए। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन पूछा गया कि ये ऐसे करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे उस समय जब वार चल रहा था, हम्म ये अमेरिका और इसराइल और ईरान के बीच में, तो हम्म। उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके पूछा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ठीक है अभी तो इंडिया का, परंतु अगर मान लो ये डेफिसिट में चला जाएगा तो हम क्या कदम उठाएंगे आने वाले समय में। तो फिर उनका मैं जवाब दे दिया। फिर सर को पास आउट कर दिया। सर ने क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छे सर ने भी क्वेश्चन पूछे। फिर राजस्थान जीके पे आ गए, अरावली के क्वेश्चन हुए, राजस्थान के क्षेत्रफल को लेके क्वेश्चन हुए। फिर हम्म। केसरी सर ने जीके से पूछे। फिर सर ने कहा बहुत अच्छा है, वेरी गुड है, आप सही है, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया। फिर थोड़ा यूं अच्छा लगा कि इंटरव्यू भी अच्छा गया है और एग्जाम भी अच्छा गया एग्जाम है। भी। तो मन में था कि इस बार सिलेक्शन। अपने संभावना है। हाँ। तो फिर रिजल्ट आया तो हो गया सिलेक्शन। बहुत मैं सभी इस सिलेक्शन की इस गुरुजनों को जो मेरे को इस पढ़ाने में मदद रही है, और भगवान को और घर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस इतनी जो जर्नी रही है उसमें आपने सबने सहयोग दिया।
चलिए, बहुत अच्छी बात है और आपने काफ़ी चीज़ें बताई कैसे आपने प्रिपरेशन किया। देखिए, जो धीराराम जी बता रहे हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताया कि इन्होंने पूरे सिलेबस को कवर किया। इवन चाहे वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे गए, डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछे गए, ग्रोथ से पूछे गए, इन्होंने पूरे सिलेबस को कवर किया। और जो सबसे अच्छी बात इन्होंने बताई वो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को इन्होंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। देखिए, मुझे अपने एक्सपीरियंस से यही लगता है कि आप कहीं भी एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर, मुझे लगता है कि अगर 15 साल का आप नेट जेआरएफ का पीवाईक्यू अगर साफ कर ले तो उससे इतर कुछ बचता नहीं है। तो ये जो अभी इन्होंने बताया है, तो इन्होंने इतना अच्छा इन्होंने बताया कि अगर आप एक बार पूरे सिलेबस को कवर कर लें तो उसके बाद जो है आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए और नेट का जरूर एक बार सॉल्व करना चाहिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उसमें इतने डाइवर्सिफाइड टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि उसके इतर जो है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और इनके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलिएगा। आप हमारे जो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो हमसे जुड़े हैं, राजस्थान के बहुत ऐसे लोग हैं और बड़े डेडिकेशन से जुड़े हैं। तो धीराराम जी, आपको क्या आप इनको बोलना चाहेंगे, क्या आप गुरुमंत्र देना चाहेंगे कि क्या करें ये लोग, कि ये लोग भी आपकी तरह एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बने, हमारे साथ मंच साझा करें और काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हों। जैसे आज आप जो है ना एक प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो आपको अपना रोल मॉडल बनाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं उन तमाम एस्पिरेंट्स को जो आपको आपको आपसे एक उम्मीद लगाएं कि कुछ ऐसा बताएंगे जिससे हमारी भी नैया पार हो जाएगी? सबसे पहले तो सर मैं ये बताना चाहूंगा, कई विद्यार्थी एकेडमिक रिकॉर्ड को लेके थोड़ा कंफ्यूजन रहते हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, एवरेज से ही आप मीडियम कह सकते हैं, उतना स्टूडेंट रहा हूँ देखिए, कि सबसे हमने कभी इतना बड़ा टारगेट सोचा नहीं था कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर तक जाएंगे। तो सबसे पहले तो कई लोगों के परसेंट कम होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये गलत फहमी आप दिमाग से निकाल दीजिए कि एकेडमिक और कंपटीशन दोनों अलग रास्ते हैं। आप 50% वाला भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है और 80 वाला नहीं भी बन सकता है, कोई जरूरी बिल्कुल नहीं है। सही, तो बिल्कुल ये सही, कंपटीशन रिकॉर्ड अलग है, बिल्कुल सही। क्योंकि मेरे जितने दोस्त सर्विस लगे हैं वो सब एवरेज स्टूडेंट लगे हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखें। तो ये फोबिया अपन निकाल दे कि भाई मेरे तो इससे परसेंट बने नहीं, अब तैयारी नहीं करूं। आप मेहनत करिए। दूसरा, 5D के साथ मैं लेके चल रहा हूँ। ये कि 5D अगर किसी व्यक्ति ने मन में उतार लिए तो कोई लक्ष्य हार्ड नहीं है। पहला है डिटरमिनेशन, दृढ़ संकल्प हमें चाहिए। पहले तो दृढ़ संकल्प लेको, अगर आप उसमें लग गए हो किसी एग्जाम की तैयारी में तो लग जाओ। फिर किंतु परंतु करूंगा कि नहीं करूंगा, कल देखूंगा, परसों देखूंगा, इस तरह की धारणा बिल्कुल आप पास में नहीं आने दे। दृढ़ संकल्प, मुझे ये करना है, बस मैं करके ही रहूंगा, करके ही उठूंगा, बस इस चीज को ले लें। दूसरा, डिसिप्लिन के साथ आप, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। आप डिसिप्लिन रखिए, कंटिन्यू रखिए उसको। ऐसा नहीं कि आज तो 8 घंटे पढ़ गए, कल पढ़े ही नहीं। आप कंटिन्यूटी पढ़िए, रोज पर डे एक फिक्स कर लीजिए शेड्यूल के, मुझे ये चीजें पढ़नी। डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण। फिर आप ऐसे नहीं कि अब एक असिस्टेंट आ गया उसकी कर रहा हूँ, बीच में वीडियो की भर्ती आ गई, मैं चलो 2 दिन वीडियो की कर लेते एग्जाम देते, ऐसा आप नहीं करें। आप डेडिकेशन के साथ जिस भर्ती में लग गए हैं, मुझे असिस्टेंट बनना है मतलब बनना है, बाद में कोई भर्ती आवे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उसी में डेडिकेट लेके काम करूँ। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत लड़के पढ़ते हैं, क्योंकि एक कॉम्पिटिशन एग्जाम 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 5,000 का सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले कहता हूँ डायरेक्शन में आप स्मार्ट स्टडी पर आइए। स्मार्ट स्टडी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और पढ़ना कैसे। बिल्कुल। मैंने आमतौर पर सर देखे नोट्स बनाते हुए, आपको कहना चाहूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। लोग नोट्स पहली बार पढ़ रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। आप पहली बार पढ़ के नोट्स बना ही नहीं सकते, क्योंकि पहली बार तो आपने उसको कंसेप्ट को पढ़ा ही नहीं, तो नोट्स कैसे बनाओगे। पहले तो आप चीज को पढ़िए, एक बार बहुत क्लियरेंस पढ़िए, आप उसको समझिए। जब आप दूसरी बार पढ़ रहे हो तो नोट्स पे जाइए। फिर मैं नोट्स बनाने का थोड़ा सा 1-2 सेकंड में टाइम लेना चाहूंगा। नोट्स बनाने का एक तरीका सर, हाँ मैं वापिस जाता हूँ। हाँ, नोट्स बनाने का मैं एक तरीका बताता हूँ जो मैंने बनाए हैं। इनका नोट्स आप जब बनाते हो तो जो एक तो पर पहले स्टडी कर लो, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आप नोट्स बनाना शुरू करो। नोट्स में जो चीजें आ रही है उसको बहुत शॉर्ट लिखो, बहुत शॉर्ट लिखो कि ये चीजें तो मुझे आ रही है, उसको शॉर्ट, नहीं आ रही है उसको ठीक से लिखो। अब उसमें लिख दिया, अब आप पढ़ रहे हो। अब मान लो मैंने आहूजा की बुक पढ़ी और मेरी इच्छा हुई मैं माइक्रो की झिंगन की बुक पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि आहूजा से नोट, अब झिंगन से आप पढ़ रहे हो और झिंगन में मान लो आपको लगा कि कुछ अच्छा मिल रहा है, या मैं झिंगन का नाम नहीं लेके और कोई जो माइक्रो की बुक आती है जैसे इंग्लिश में कोई आ रही है उनको, तो आप उसको रेड पेन से एड ऑन कर दीजिए कि मुझे ये उस बुक से मिला, और पीछे लिख दीजिए उसकी पेज संख्या, मुझे इस पेज संख्या पे ये मिला। इस तरीके से आप नोट्स बनाइए, क्योंकि फिर ये नोट कितने शॉर्ट में बन जाएंगे। सर मेरे नोट्स ऐसे बनाए हुए हैं कि इकोनॉमिक्स वाले को समझ में नहीं आएगा उस पेज में क्या लिखा है, इतना मैंने शॉर्ट टाइप का और बहुत बहुत वाइड ऑफ बनाए। और अगर वो देखोगे तो वो वर्ड है ना, वो बहुत वाइड ऑफ कवर करता है क्वेश्चन को।
कि वो वर्ड अगर याद रह गया तो एक दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे वहां बिल्कुल कॉम्पिटिशन बिल्कुल एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से आप नोट्स बनाए, ये इतना रखते हुए नोट्स में फिर जब एड ऑन कर रहे हो उसको रेड पेन से कीजिए और लिखिए कि मैंने कहाँ से एड ऑन, जैसे मैं सर आपके वीडियो देखता था, अब आपका कोई टॉपिक आ गया तो मैंने आज भी आपके किया, पीछे लिखा हुआ है दिग्विजय इकोनॉमी, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से ये एड ऑन मैंने किया है, क्योंकि सर फॉर फ्यूचर वो अगर वर्ड भूल जाते हैं उसका पूरा मान लो देखना है एग्जाम के टाइम, तो अपन वहां जाके तुरंत देख सकते हैं, समय खराब नहीं होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरीके से आप ये नोट्स बनाए, फिर नोट्स को रिवीजन कीजिए। आप पढ़ के सिर्फ ऐसा नहीं कि नोट्स तो मैं एग्जाम से 7 दिन पहले रिवीजन को, नहीं, आप 7 दिन का 5 दिन का जो आपके शेड्यूल बन रहा है उस अनुसार शेड्यूल बनाइए और नोट्स को रिवीजन करते रहिए। रिवीजन होने के बाद PYQ आप मिलाइए, और वो भी मैं कह रहा हूँ आप मार्केट से मत लाइए, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के प्रश्नों को मिलाइए प्रीवियस की। सर नेट का एक पेपर मैं कह रहा हूँ 4-4 बार मिला दो, एक बार नहीं 4-4 बार मिला दो। जब एक क्वेश्चन को 4 बार मिलाओगे तो उसमें से 10 क्वेश्चन नए तैयार हो जाएंगे, हाँ इसका अगर ऐसा क्वेश्चन बना तो ऐसा आंसर मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत हेल्पफुल है सर, मैं तो कह रहा हूँ नेट के प्रश्न पत्र तो बहुत हेल्पफुल है, उसको आप मिलाइए, कंसेप्ट क्लियर करिए, और उसमें बीच में अब जब आपको समय मिले तो आप एंजॉय भी करिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते नहीं, आप इसे एक आधे घंटे के लिए आप एंजॉय भी करने चाहिए, क्योंकि माइंड फ्रेश जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल आप कंटिन्यू चल रहे तो उसके बीच में एंजॉय भी कीजिए, परंतु आप डेडिकेशन के साथ। और लास्ट का जो डी था वो था डी यानी डेट, एक एक समय सीमा तय कीजिए। लोग कहते हैं मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, नहीं, आप एक समय सीमा तय कीजिए, मुझे इस समय सीमा में इतना काम करना है, ये मुझे यूनिट ये पूरी करनी है, कवर कर ठीक है, तो इसको पूरी कीजिए। और कई लोग क्या है अंदर से टॉपिक कर देते हैं, ये टॉपिक तो छोड़ देते हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे आप पेपर बनाने नहीं बैठे हो भाई, पेपर सेटर कोई और है, उसका दिमाग कहाँ चल रहा है वो आपको पूछ के थोड़ी करेगा कि इस टॉपिक से नहीं आएगा। सभी टॉपिक क्लियर करिए, अच्छे से करिए, और सभी टॉपिक पर पहुंच करिए, क्योंकि मान लो हो सकता है उसमें से इजी क्वेश्चन दे दिया और उस समय नहीं हुआ, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो 0.1 0.2 0.3 बहुत क्वेश्चन मायने रखते हैं, नंबर्स मायने रखते हैं। तो आप सभी टॉपिक को रीच करिए, वहां तक पहुंचिए कि ये टॉपिक नहीं आ रहा है, मदद दीजिए सर। बहुत आजकल कंटेंट बहुत ज्यादा मार्केट में है, का तो सर विशेष धन्यवाद है कि 2 बार नहीं हो पाया, अगर पहले आपसे जुड़ जाते तो हो सकता है 20 वाले सिलेक्ट हो जाते, या 14 वाले तो चलो तैयारी नहीं की, 20 वाले में हो जाते, परंतु देर से जुड़े तुरंत जुड़े सर, उसमें भी हो गया। तो अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो एक व्यक्ति को और सर कहना चाहूंगा, सजेस्ट किया, एक व्यक्ति की अभी काफी वो मेहनत कर रहा था सर, 3-4 बार फर्स्ट ग्रेड दी, मेरे को मिला, क्या करूँ इकोनॉमिक्स से हूँ, तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, बहुत माइनर के 2-3 क्वेश्चन से मैं रह जाता, तो मैंने उसको कहा कि एक तो तू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा ले, आज ही प्रिंट करवा के आज ही जा, कल नहीं अभी मेरे पास साथ में से उठ के जा तू और क्वेश्चन टाइप प्रिंट करवा ले वो क्वेश्चन। फिर मैंने कहा एक दिग्विजय इकोनॉमी का सर बहुत अच्छे हैं, उनको आप देखना, तो कि कल देखूंगा, मैंने कहा अभी खोल यूट्यूब, कल नहीं, कल का तो मामला ही नहीं है, जो काम शुरू करना वो आज से करो। उसने तुरंत देखा, मैंने कहा अब देखा, अब ये चैनल सब्सक्राइब कर ले, घर जाके इसको आराम से देखना, क्या क्या टॉपिक तेरे को नहीं आ रहा उसमें सेलेक्ट करके देखना, प्ले लिस्ट बड़ी है सर की, आराम से, और 2-2 बार देखी। और सर उसने देखा और उसका परगनक में भी हो गया, फिर उसने धन्यवाद दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा आप देखो सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अपन बन गए तो लोगों को भी। और मैं तो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत एफर्ट कर रहा हूँ यहाँ स्कूल में सर, 5 SM से मैंने बात करी, मैंने कहा इकोनॉमिक्स लाइए आप, क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत काम आने वाली। इकोनॉमिक्स के लोग बेरोजगार रहते ही नहीं है, क्योंकि इतनी भर्ती आती है, संगणक, ASO, SO, असिस्टेंट प्रोफेसर, और लेबर ब्यूरो में बहुत सारी फायदा है। तो आपने देखा कि धीरा राम जी ने बड़े विस्तृत तरीके से आपको बताया कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स बढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, साथ ही साथ उसको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हार्ड वर्क और डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है। अगर आप डिटरमाइन कर लें, एक बार अपने मन को समझा लें कि मुझे ये काम करना है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप टैलेंटेड हैं, टॉपर हैं। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो भी आप लक्ष्य को जरूर भेज सकते हैं, लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं कहीं से टॉपर नहीं हूं, मेरे 80% नंबर नहीं है, मैं 55% वाला हूं। तो ये जो है एक प्रेरणा के स्रोत हैं धीरा राम जी आपके सामने, जिन्होंने बताया कि इनकी जर्नी बिल्कुल आप देखेंगे नॉर्मल तरीके से रही है, जनरल रही, और एक एवरेज स्टूडेंट के रूप में था, फिर भी इन्होंने अपने हिम्मत को, डेडिकेशन को बनाए रखा और एक दिन RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के पोस्ट पे चयनित हुए। ये सिर्फ इनके हार्ड वर्क, इनकी कंसिस्टेंसी को दिखाता है। अगर इसी मंत्र को आप लोग फॉलो करिएगा तो नो डाउट आप भी उस महान लक्ष्य तक जरूर पहुंचिएगा जिसके लिए आप
और आपके माता पिता रोज सपने देखते हैं। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू धीरा राम जी। आपने बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको आपने इंस्पायर्ड किया और आपने बहुत सटीक स्ट्रेटजी बताया। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में बच्चे जरूर आपकी बातों को से सीखेंगे, समझेंगे, वैसे नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे और एक दिन सफल जरूर होंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। अगेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आप ऐसे ही सेवाएं देते रहे, बहुत लोगों का भला हो जाएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगेन थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।